हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं एस सृजन आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज सेकंड सेमेस्टर से संबंधित हमारी सेकंड क्लासेस चलेगी, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। कल हमने फिजियोजॉब्सन और केमियोजॉब्सन के बारे में बात किया था। उससे संबंधित हमारी कुछ चर्चाएं हुई थी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजॉब्सन एंड केमियोजॉब्सन। फिजियोजॉब्सन और केमियोजॉब्सन जो टाइप है वो जॉब्सन का टाइप है, और ये हम बेसिकली एडजॉब्सन में पढ़ रहे हैं। एडजॉब्सन से संबंधित बातें हमारी चल रही होंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर लाइक करें, नहीं करेंगे कोई, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उन बच्चों से ज़रूर शेयर करें जो महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो सिर्फ शेयर कर दें उन बच्चों से जिनके लिए ये वीडियो ज़रूरी हो सकती है। अगर आपको लगता है तो उनसे शेयर जरूर करें। बात करते हैं आगे आज हम लोग कि एडजॉब्सन में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, एडजॉब्सन से संबंधित क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं। तो उसके एप्लीकेशंस की बात हुई थी कल, और अंतर की बात हुई थी उनके बीच में। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यानी कि BSP बिहार बोर्ड से संबंधित या फिर किसी और स्टेट से संबंधित जो कि हिंदी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी शब्दों का चयन किया जाता है। जैसे एडजॉब्सन की बात करें तो उसको बोलते हैं अधिशोषण, हिंदी में उसको अधिशोषण बोलते हैं। मतलब वही होगा जो इंग्लिश में मैंने बताया है। एडजॉब्सन का जो मतलब था, अर्थात अगर सरफेस पे, उसके सतह पे सारा का सारा चीज़ अगर रुक जा रहा है शोषण के दौरान, तो उसको बोलेंगे अधिशोषण। और अवशोषण अगर पूरे में घुल जाता है तो उसको बोलते हैं अवशोषण। उसी प्रकार फिजियोजॉब्सन जो है वो एक भौतिक जो है प्रक्रम है, इसके लिए उसको बोलेंगे भौतिक अधिशोषण। और जो केमियोजॉब्सन है उसको बोलेंगे रासायनिक अधिशोषण। बाकी सारी बातें सेम ही रहेंगी, बस उसको हिंदी में लिखना होता है। और जो CBSE या फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको उस बात को इंग्लिश में लिखना होता है। जो बाकी बातें होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, बस अंतर सिर्फ लैंग्वेज का होगा। तो कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, अगर आप लोगों से बन गया हो तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें इस पे कि जो हमारे यहाँ जो हो रहा था अधिशोषण यानी कि एडजॉब्सन जो हो रहा था, उसमें जो मटेरियल लिया जा रहा है उसकी चर्चा करके देखते हैं हम लोग। तो अगर इस मटेरियल पे हम जो लिक्विड और गैस डाल रहे हैं इसको, और जिस मटेरियल के ऊपर डाल रहे हैं जिसके ऊपर हो रहा है एडजॉब्सन, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। और इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। यानी कि अधिशोष्य और अधिशोषक की चर्चा हो रही है। अधिशोष्य जिसका होने वाला है अधिशोषण, और जिसके ऊपर हो रहा है वो होता है अधिशोषक। एग्जाम्पल दिए थे हम लोग कि पानी अगर डाल रहे हैं, पानी अगर डाला जा रहा है मिट्टी के ऊपर, और मिट्टी की सतह पे वो पानी अगर रुक जा रहा है, तो जो मिट्टी जिसके ऊपर डाली जा रही है वो हो जाएगा अधिशोष्य, और जो पानी डाला जा रहा है वो हो जाएगा वहाँ पे अधिशोष्य। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस जो है अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, वो भी पूछी जा सकती है बात। तो एडजॉर्बेशन से संबंधित जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। और आगे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट जो संबंधित है किसी भी रासायनिक प्रकरण से। वैसे कैटलिस्ट को अगर हम समझाना चाहें अपने भाषा में, यानी कि आपकी जनरल लाइफ से, तो मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, जो बेसिकली होती रहती है लड़ाई। और लड़ाई सिर्फ शब्दों से हो रही है कि मैं तेरे घर पे आकर मार दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। बस सामने वाला भी यही बोल रहा है कि मैं तेरे को पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तेरे को मार दूंगा। तो इस तरह से शब्दों की लड़ाई हो रही है उनके बीच में। और अभी जो है मारपीट जो है फिजिकली शुरू नहीं हुआ है, दोनों एक दूसरे की तरफ से डरे हुए हैं, सिर्फ मारने की बात हो रही है। और इस बीच में उन दोनों में से किसी एक का संबंधित आदमी अगर वहाँ पहुँच गया तो उसको मिल जाती है एक ताकत, एक अंदर से ताकत कि अब हम जीतने वाले हैं, और फिर वो फिजिकल हो जाता है। तो वो जो आदमी जो वहाँ पहुँचा है उसको उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो उस लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ है, बस वो पहुँचा, उपस्थित हुआ। ओनली द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन,
वो उस लड़ाई को इनिशिएट करा दिया फिजिकली। तो ऐसे ही अगर रासायनिक प्रकरण में बात करें, रिएक्शंस में बात करें कि दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन हो रही है और अगर वहाँ पे कैटलिस्ट लेके जाया जाए तो कैटलिस्ट जो है उनके बीच में रिएक्शन शुरू करवा देता है या फिर उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। हाउ, कैसे? वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कल मैंने एक बात बताई थी, कल वाली वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो है सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित, उसमें मैंने बताया था कि जो सरफेस है उसके ऊपर अधिशोषण हो रहा है। तो एक प्रक्रम लिया था मैंने जिसको बोलते हैं हाबर प्रक्रम, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण कर रहे होते हैं। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है उस समय उसके पास अगर कोई सरफेस नहीं है तो वो अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। बट अगर सरफेस हो, उसके ऊपर अगर उनका एडजॉर्प्शन हो जाए तो फिर उनके पास एक सतह मिल जाता है, एक सरफेस मिल जाता है जहाँ पे आसानी से वो रिएक्शन कर सकें। तो आयरन का पार्टिकल लिया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है वो उसके प्रेजेंस होते ही वो रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का जो रेशियो है एज कम्पेयर टू अर्लियर बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट जो है क्या करता है, अगर आपको कैटलिस्ट को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो एनी सब्सटेंस बाय प्रेजेंस ऑफ दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जो है वो एक सब्सटेंस है, जैसे आयरन का पार्टिकल हाबर प्रक्रम में, हाबर प्रोसेस में यूज हुआ अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। तो वो सिर्फ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रिएक्शन में। रिएक्शन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ही करना है। तो कैटलिस्ट किसको बोल रहे हैं? कैटलिस्ट वो पार्टिकल्स हो गए, वैसे सब्सटेंस हो गए जो सिर्फ वहाँ प्रेजेंस है और उनके प्रेजेंस के कारण ही रेट ऑफ रिएक्शन इनिशिएट या फिर इंक्रीज हो जा रहा है। कैटलिस्ट जो है अगर उसको ब्रॉडली डिफाइन किया जाए, कैटेगराइज किया जाए तो उसको दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होमोजेनस यानी कि समान समान, और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस कैटेलाइसिस कब बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस कैटेलाइसिस का जिसमें थ्रू आउट द मटेरियल जितना भी कुछ सम्मिलित हो रहा है वो सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है, एक ही में प्रेजेंट होंगे, बोला जाएगा उनको होमोजेनस कैटलिस्ट। होमो का मतलब होता है सेम, एक ही प्रकार के, समान प्रकार के, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के अगर उपस्थित हैं तो उसको बोला जाता है हेट्रो। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोग हाबर प्रोसेस का नाम लिए तो हाइड्रोजन जो है H2 वो गैसियस फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन जो है ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। जबकि अगर बात करें कि आयरन जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट था, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और जो इससे प्रोडक्ट बनता है वो है अमोनिया NH3 और वो भी गैसियस स्टेट में होता है। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये हमारा है अभिकारक रिएक्टेंट, ये हमारा Fe जो है ये हमारा है कैटलिस्ट, और ये पार्ट अमोनिया ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा, अगर रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों फॉर्म अगर एक ही स्टेट में हो, क्या यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो गैसियस फेज में है बट कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में चला गया है। तो इस कारण इस प्रोसेस को, इस कैटेलाइसिस प्रोसेस को, अच्छा कैटलिस्ट और कैटेलाइसिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है और कैटलिस्ट जो है वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर कैटेलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। रिएक्टेंट तो गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, बट द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सो वी कैन नॉट से दिस इज होमोजेनस। होमोजेनस कब होता है? अगर ये भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ सॉलिड होने के कारण हम क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया, ये हेट्रोजेनस कैटेलाइसिस का एग्जांपल हो गया। फिर होमोजेनस का एग्जांपल क्या होगा? होमोजेनस का एग्जांपल क्या होगा? एक रिएक्शन होता है जहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस कंपाउंड है जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है। अब ऑक्सीजन के साथ होता है और इसमें NO नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जब NO यूज किया जा रहा है ये भी गैसियस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? हम ये बोल सकते हैं
कि होमोजीनस होने के लिए गैस 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 गैस, जो रिएक्टेंट है वो भी गैस में है, जो कैटलिस्ट है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो भी गैसियस फॉर्म में है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो द रिएक्टेंट विकारक, कैटलिस्ट उत्प्रेरक और प्रोडक्ट उत्पाद, ये तीनों के तीनों अगर एक ही फेज में यानी कि गैसियस फेज में है, देन दैट पर्टिकुलर कैटालिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमोजेनस कैटालिसिस। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, कैटालिसिस प्रोसेस समझ में आया होगा, इससे संबंधित बातें समझ में आई होंगी। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं एक्सरसाइज में और इन टेक्स्ट में कैटलिस्ट से प्रोसेस से संबंधित। अच्छा, कैटलिस्ट का उल्टा जो है वो करता है विष। विष जो है वो जहर के समान जो है काम करता है, पॉइजनस के समान काम करता है। पॉइजनस क्या करेगा, पॉइजन क्या करेगा, पॉइजन जो है अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रेजेंट हो तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। यानी कि इसी में अगर एग्जांपल ले हाबर प्रोसेस में, ये पहले वाले प्रोसेस में अगर हाबर प्रोसेस में बात करें कि पॉइजन की तरह क्या काम करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड काम करता है, CO। जो कल बात की थी कल वाले वीडियो में कि CO जो है वो मास्क पे यूज होता है, खान के अंदर जो पर्सन जा रहे होते हैं उस पर, वो सेम CO जो है इस प्रोसेस में एज ए पॉइजन यूज होता है। और वो ठीक उल्टा है कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, पॉइजन रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। एक और शब्द आता है प्रोमोटर, वर्धक बोलते हैं उसको हिंदी में। प्रोमोटर जो है वो क्या करता है, वो कैटलिस्ट का कैटलिस्ट होता है, मतलब रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कौन कर रहा है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को कौन बढ़ा देता है, वर्धक। वर्धक जो है इस प्रोसेस में अगर बात करें, H2N2 के प्रोसेस में अगर बात करें तो वो काम करता है यहाँ पे मोलिब्डेनम, MO जो है यहाँ पे एक तरह का वर्धक की तरह यूज होता है इस प्रोसेस में। तो टोटल हम लोग 4 टर्म आज सीखे हैं। पहला टर्म जो था वो था कैटलिस्ट, कैटेलाइसिस, उसी से संबंधित प्रोसेस को बोलते हैं। फिर उसको हम लोग कैटेगराइज किए होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। फिर तीसरा हम लोग उसके अपोजिट टर्म को समझे, दैट इज कॉल्ड पॉइजनस, यानी कि पॉइजन यानी कि विष। और चौथा जो है टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वर्धक, प्रोमोटर। तो ये पूरा का पूरा फेज जो है हम लोग कैटलिस्ट से संबंधित पूरी बात कर ली है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आप लोगों को बनाना है, साथ के साथ चैप्टर्स जो है उसको कंप्लीट करते रहिए। धन्यवाद।